अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे कि फिज़िक्स के चैप्टर 3 को एग्जामिनर किस तरह से यूज़ करके उससे ट्रिकी एमसीक्यूज़ बना सकता है और उसको सॉल्व करने के लिए हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। अक्सर एग्जामिनर इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस बनाता है कि इवन दो वी नो हाउ टू अप्रोच द आंसर, लेकिन हम गलत आंसर की तरफ अप्रोच करते हैं उसके ट्रिक्स में आकर। तो अगर तो आप इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले इफ़ यू हैवंट सॉल्व द क्विज, द लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन एंड देन हॉप बैक टू दिस वीडियो। क्विज सॉल्व करना क्यों है, उससे एक तो ये होगा कि आपको अपने माइंडसेट का पता चलेगा कि आपका माइंडसेट एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या होता है। एंड देन यू होप बैक टू दिस वीडियो और अपने माइंडसेट को मेरे माइंडसेट से कंपेयर करें और ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। Hi everyone, this is physics protagonist. If I can figure it out, you can figure it out. So let's get into our discussion. तो डिस्कशन में हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं एमसीक्यू के साथ। पहला एमसीक्यू है हमारा, two bodies have a kinetic energy ratio 4:1 are moving with equal linear momentums. The ratio of their masses is। अब यहाँ पे अगर आप सबसे पहले हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशोज 4:1 है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें वो दे रहा है कि इक्वल लीनियर मोमेंटम है और वो हमसे पूछ रहा है कि उनके मैसेज की रेशो का क्या होगी। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो लीनियर मोमेंटम इससे अगले चैप्टर में डिस्कस हुआ था, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड प्रोग्राम्स में और आपके बोर्ड एग्जाम में एक डिफरेंस ये होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम एक चैप्टर पे बाउंड होता है कि वो सिर्फ उसी चैप्टर में से पूछ सकता है, लेकिन एंट्री टेस्ट में या एमसीक्यू बेस्ड प्रोग्राम्स में ऐसा नहीं है। वो एक चैप्टर में रहते हुए किसी और चैप्टर का कंपोनेंट ऐड करके एक एमसीक्यू बना सकता है, और जिसकी एग्जांपल ये एमसीक्यू है कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो कि अगले चैप्टर से था उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। सो एनीवे, अगर हम इस इंफॉर्मेशन को इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो पहली इंफॉर्मेशन को हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू 4/1। दूसरी इंफॉर्मेशन को हम कर सकते हैं कि m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, m1 डिवाइडेड बाय m2। तो अगर हम पहली इक्वेशन को हम लिखें तो हम इस तरह से उसको रीस्टेट करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी। अब इस फॉर्म में अगर हम देखें तो 1/2 ऊपर नीचे कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। उसके बाद हमारे पास कुछ ये फॉर्म बचेगी। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व कैसे करना है, अब हमने यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन किसी तरह यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे m1v1 है और यहाँ पे m1v1 स्क्वायर है। तो या तो हम इस पूरे का होल स्क्वायर बना दें या तो इस पूरे का v के साथ जो स्क्वायर है इसको ख़त्म कर दें। तो अब हम इन दोनों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे और क्यों जाएंगे। अगर तो हम v के साथ स्क्वायर ख़त्म कर दें तो इसका मतलब है हमें एक v कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये ऊपर नीचे m1v1 और नीचे m2v2 हो जाएगा, और जो कि इसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास v's की रेशो बच जाएंगी। क्या उस v's की रेशो को हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, दूसरी अप्रोच की तरफ जाते हैं कि हम होल स्क्वायर कर दें। होल स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि m1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा और m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम इस नीचे ले गए तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अगर हम होल स्क्वायर करें यहाँ पे तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाती है कि 1 का स्क्वायर लें तो वो चेंज नहीं होता, और ये दूसरी तरफ ये फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे हम अगर m1 को m1 से मल्टीप्लाई कर दें तो m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर हो जाएगा, सेम नीचे ही ऐसे ही m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे ये और ये चीज़ सेम है, आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे हम इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे और कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो तो वो चेंज नहीं होती। तो हमारे पास क्या बचा, m2 डिवाइडेड बाई m1 इक्वल्स टू 4/1। अब हमसे उसने पूछा था m1/m2, तो हमारे पास m2/m1 है तो हम इसको फ्लिप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो हमारा ऑप्शन बनता है यहाँ पे डेल्टा टी। अब कुछ बचे यहाँ पे, वही जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं कि हम होल स्क्वायर करें या तो v के साथ वाला स्क्वायर ख़त्म कर दें। तो अक्सर बच्चे v के साथ वाला स्क्वायर ख़त्म करने की कोशिश में वहीं पे स्टक आउट हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आएगी कि हम इस v's की रेशो के साथ क्या करें। तो अगर आप कहीं पे स्टक आउट हो जाए तो देखें कि कहीं और क्या कोई और पॉसिबिलिटी थी कि उस क्वेश्चन को किसी और तरफ लेके जाया जा सकता था। तो इस क्वेश्चन में इस तरह के दो ऑप्शन थे जहाँ पे स्टूडेंट जाके कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डेल्टा हमारे पास ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, और फोर्स इज देन फर्दर इंक्रीज टू 30 न्यूटन, और जो डिस्टेंस था वो 40 न्यूटन हो गया हमारे पास। तो वो पूछ रहा है कि टोटल वर्क डन क्या होगा। अब इस केस में अगर आप देखो तो हमारे पास दो वर्क्स अलग अलग हो रहे हैं, तो हम उन दोनों वर्क्स को कैलकुलेट करेंगे। वर्क वन हमारे पास क्या होगा, 10 × 20 200 जॉल आ जाएगा। वर्क टू हमारे पास होगा 30 × 40 1200 जॉल आ जाएगा। दोनों को एड अप करेंगे तो हमारे पास 1400 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन चार्ली है। अगला क्वेश्चन, according to the work energy principle the work done on a body will be equals to its change in। अब जब ये बॉडी पे वर्क किया जाए तो उसमें क्या क्या होता है, किस मुख्तलिफ हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज कर सकते हैं, और दोनों काम भी कर सकते हैं। तो अगर हमें वो कहता है कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, हाँ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, लेकिन सिर्फ होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ऑप्शन अल्फा इसलिए इनकरेक्ट होगा। सेम गोज फॉर ऑप्शन बी के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज होंगी, हाँ दोनों चेंज होंगी, लेकिन इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि क्या पता सिर्फ एक ही चेंज हो रही हो। तो ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज प्रोग्राम्स में अक्सर इस तरह होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो अ, आपको कभी भी ये नहीं कहते कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, दे आस्क यू टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपने हमेशा बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। अगर आपको ऑप्शन ए में करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है तो आपने उसको मार्क नहीं करना, बल्कि आगे ऑप्शंस को रीड करना है आपको। और भी एग्जांपल्स इस डिस्कशन में रहेंगे, हम तकरीबन 40 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर के। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। तो यहाँ पे डेल्टा ठीक हो गया और आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों ठीक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चीज़ की बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आपने ऑप्शन ए को पढ़ते साथ ही करेक्ट नहीं करना। इट कुड बी करेक्ट बट इट वॉन्ट बी दी, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमें वो कहता है कि अ बॉडी ऑफ 2 kg रेज टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 2 मीटर, तो उसका वर्क डन बताओ। अब हमें पता है कि वर्क डन जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है तो एम जी एच होता है, हमारे पास एम भी है, हमारे पास एच भी है, हमारे पास जी नहीं है, ऐसे ही है। अब जी उसने हमें दिया भी नहीं हुआ, तो जी की हमें एम सी क्यूज को आसान बनाने के लिए कि जल्दी सॉल्व हो सकें तो हम आमतौर पर जी की वैल्यू को 10 लेते हैं। अगर हम 10 लें यहाँ पे तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 40 आता है, यानी कि 2 × 2 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40। तो ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी और सी और डी को देखें, डी तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन बी और सी उसके क्लोज क्लोज हैं। तो हमें इन दोनों को भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि क्या ये आया गलत है या नहीं। एमसीक्यूज प्रोग्राम्स में आपने ये नहीं देखना कि करेक्ट ऑप्शन कौन, करेक्ट ऑप्शन, आपने ये भी देखना है कि बाकी इनकरेक्ट क्यों हैं। तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि बाकी इनकरेक्ट हैं भी या नहीं। तो अगर हम जी की मोर प्रिसाइज वैल्यू जो कि 9.8 है उसको यूज़ करें और उससे वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास आती है 39.25 जूल। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये 40 उसके ज़्यादा करीब बनती है, लेकिन हमारे पास 39.2 जूल मौजूद है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन सी होगा। तो फ़ौरन से आंसर टिक नहीं करना, बल्कि बाकी ऑप्शंस को इन्वेस्टिगेट करना है कि ये गलत क्यों है। तो इससे आपके जो अगर आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, तो आप एग्जामिनर की मुख्तलिफ ट्रिक्स से बच सकते हैं जो कि आपको वो बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग। तो फोर्स इनटू स्मॉल इंटरवल्स, हाँ ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल्स, ये भी ठीक है। बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल इंटरवल्स, ये परफेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी को भी हम पढ़ लेते हैं, फोर्स इनटू स्मॉल एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू लार्ज। तो इस तरह की कोई बात हमारी बुक में डिस्कस नहीं हुई, तो यहाँ पे अल्फा भी गलत है, बीटा यानी कि अल्फा बीटा ठीक है लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सी बनता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 मेगावाट आवर इज इक्वल्स टू। अब मेगावाट आवर हमारे पास, मेगावाट जो है वो पावर का यूनिट है, उसके साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो वापस एनर्जी या वर्क बन जाएगा। ठीक हो गया। तो मेगा होता है 10 रेस्ट पावर
6, या अपने फिजिक्स के चैप्टर 1 में प्रीफिक्सेस पढ़े होंगे कि किलो 3 होता है, मेगा 6 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, और को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, टाइम का जो एसआई यूनिट है, तो एक आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻9, लेकिन ये हमारे पास ऑप्शन में मौजूद नहीं है। ऑप्शन में जो जिस फॉर्मेट में दिए हैं उसने 36 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो हम अपने आंसर को भी उसी फॉर्मेट में लिख देंगे। हम इस पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये 10⁻8 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8, जो कि ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि पावर इनपुट टू अ मोटर इज 300 वॉट। पावर इनपुट कीवर्ड पे आपने गौर करना है कि पावर इनपुट यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर मोटर को जो है वो 300 वॉट मिल रही है, जिसके नतीजे में वो कर रही है 20 सेकंड्स में लोड 400 न्यूटन का अप टू 6 मीटर तक लिफ्ट कर रही है। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी। अब यहाँ पे आपने थोड़ा गौर करना है कि मोटर को पावर आ रही है इलेक्ट्रिकल, जिसका वो कन्वर्ट कर रही है एक तो मैकेनिकल वर्क जो कि अभी क्वेश्चन में डिस्कस हुआ, उसके अलावा फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो भी उसी इलेक्ट्रिकल पावर को यूज़ कर रहा है, और शोर भी आ रहा है तो वो भी उसी इलेक्ट्रिकल पावर से। तो ये पावर इनपुट और पावर आउटपुट टोटल तो इक्वल है, लेकिन जो हमारा यूजफुल वर्क है उसमें कितनी एफिशिएंसी वो हमें दे रहा है, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो एफिशिएंसी जो होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो पावर इनपुट तो हमारे पास है 300 वॉट, लेकिन पावर आउटपुट यानी कि मैकेनिकल पावर, यूजफुल पावर हमारे पास आउटपुट क्या है। इस केस में हम पावर नहीं ले रहे, इस केस में हम वर्क ले रहे हैं, ठीक हो गया, या पावर ले रहे हैं, सॉरी पावर ही ले रहे हैं हम इस केस में भी। तो वर्क बाय टाइम होता है हमारे पास पावर, तो वर्क कितना है 400 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास वर्क है, डिवाइडेड बाय टाइम 20 सेकेंड्स, तो हमारे पास आ जाएगा 120 जाउल हमारे पास पावर वॉट, सॉरी 120 वॉट पावर आउटपुट आ जाएगी हमारे पास। अब एमसीक्यूज में टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, आपके पास ऑन एवरेज एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए 45 सेकंड्स होते हैं, तो बजाय इसके कि आप उसकी एग्जैक्ट आंसर निकालो, आप ऑप्शंस पे एक दफ़ा नज़र दौड़ा लो कि क्या इनमें से किसी ऑप्शन को मैं जल्दी अप्रोच कर सकता हूँ। तो बजाय इसके क्या 120 कितने परसेंट बनता है 300 का, आप ये देखो कि 150, यानी कि मेरी अप्रोच थी, आपकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। तो मेरी अप्रोच थी कि 150 हाफ होता है, 120 150 से थोड़ा सा कम है, तो 50% से थोड़ी सी कम होगी एफिशिएंसी। तो यहाँ पे 40% एक वाहिद ऑप्शन है जो कि 50% के क्लोज है, बाकी सारे उससे बहुत दूर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को इस तरह से मैंने जल्दी करेक्ट किया। आपने भी इस तरह की अप्रोचेस देखनी है कि डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ के उसके आंसर की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और ऑप्शंस को भी मद्देनजर रखना है, ताकि आप अपने आंसर को जल्दी अप्रोच कर सको। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, अपने टाइम को आपने ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इफ द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। अ, अगर आप देखो कि इक्विलिब्रियम बेसिकली होता है कि जो बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस्ड हैं। तो हमारी जो ये बॉडी है इस पे जितनी फोर्स लग रही है एक तरफ से, जितनी हम लगा रहे हैं फ्रिक्शन उतनी ही दूसरी तरफ से लगा रही है, इनके फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर बॉडी मूव कर रही है, अ, जिस तरफ मूव कर रही है फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट है, तो दोनों के दरमियान एंगल 180 आ जाएगा, और कोस 180 नेगेटिव होता है -1, तो 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूटन 100 विद -1, तो हमारे पास बीटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। मूवमेंट हमारे पास अगर इस तरफ हो रही है, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट है, तो हमारे पास थीटा 180 आया, कोस 180 -1 होता है, तो हमारे पास -100 जाउल आंसर आ गया।
उसके बाद 3 bricks each of mass m thickness h are placed on top of placed on the floor। पहले से 3 ईंटें पड़ी हुई हैं फ्लोर के ऊपर। the work done to place them on top of each other। 3 ब्रिक्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, ठीक हो गया, फ्लोर पे। हमने उन 3 ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है। ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फ्लोर है और ये हमारे पास 3 ब्रिक्स पड़ी हुई हैं। अब हमने क्या करना है कि ब्रिक 1 जो है वो वहीं की वहीं होगी। हमने इसके ऊपर ब्रिक 2 जब रखेंगे तो हमारे पास वर्क कितना आएगा, कितना हुआ वर्क, 1 mgh, ठीक हो गया। अब हम ब्रिक 3 को जब इस पूरे स्टैक के ऊपर रखेंगे तो हम वर्क और कितना कर रहे हैं इस वक्त, हम 2 हाइट तक 2h तक उसको रेज कर रहे हैं, तो हमारे पास मजीद वर्क आ गया mg2h। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 3 mgh। तो ऑप्शन बीटा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। A car is moving down an inclined plane has काइनेटिक एनर्जी। एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक कार जो है वो मूव कर रही है, तो उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं। उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं, बल्कि उसमें काइनेटिक एनर्जी मूव भी कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी वो एक हाइट पे भी मौजूद है, तो जिसकी वजह से उसमें दोनों मौजूद हैं। तो चार्ली इज दी बेस्ट ऑप्शन हेयर। उसके बाद वर्क डन बाय अ फोर्स एफ इन द फिगर। अब फिगर को जरा गौर से देखो। आमतौर पे हमारे पास जो एंगल होता है थीटा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में होता है, जबकि यहाँ पे हमें वो एंगल नहीं दिया गया बल्कि ये कुछ थीटा दिया गया। तो वो कह रहा है कि वर्क बताओ कितना है। अब वर्क की वैसे तो डेफिनेशन है जी एफ डी कोज ऑफ थीटा, लेकिन ये थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान होता है। यहाँ पे ये थीटा ये नहीं है, यहाँ पे थीटा कुछ और है। इस चीज़ पे आपने और ध्यान देना है। इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वो चेंज करके आपको ट्रिक कर सकता है। अब देखो यहाँ पे उसने एफ डी कोस थीटा बुक की लाइन है वो दी, आप इसको करेक्ट करोगे, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सही ऑप्शन क्या है। अगर आप इस एंगल को देखो तो ये एंगल जो है हमारे पास बेसिकली हम एफ डी कोज ऑफ थीटा क्यों लेते हैं कि हम फोर्स का कंपोनेंट लेना चाह रहे होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम फोर्स ये है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। तो हमें जो है ये कंपोनेंट चाहिए, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वलेंट है। तो अगर थीटा ये है, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होती है, जो ये वाली साइड होगी ये एफ कोज ऑफ थीटा होगी, जबकि थीटा के ऑपोजिट वाली साइड साइन ऑफ थीटा होती है। तो एफ साइन ऑफ थीटा ये होगा हमारे पास, ये वाला कंपोनेंट होगा जो कि इसके इक्विवेलेंट है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली डी के साथ। तो हमारे पास वर्क आ जाएगा एफ डी साइन ऑफ थीटा, जो कि बी करेक्ट है। अब इसको एक और आपको अगर मैं समझाऊं, एक और तरीके से भी समझाया जा सकता है। अब वो तरीका क्या है, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको एक फार्मूला पता होगा कि कोज ऑफ थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा। बायोलॉजी के स्टूडेंट ज़्यादा परेशान हो, उनको भी मैं समझाता हूँ कि ये कैसे है, और इस ये क्वेश्चन उसका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। और इसी तरह साइन ऑफ थीटा इक्वल होता है कोज 90 माइनस थीटा के। तो अगर आप हमारे वाला केस देखो तो जो हमारा ये एंगल है, ये एंगल क्या है, ये पूरा एंगल 90 है। अगर इस एंगल में से मैं ये निकाल दूं तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। तो हमने बेसिकली एफ और ये वाला एंगल के साथ कोज लेना होता है और ये मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम करें एफ डी कोज ऑफ दिस तो वो बन जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो ये इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की एक और एग्जांपल थी जो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इजी थी। तो खैर बीटा हेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड यू नो टू अप्रोचेज हेयर। तो मैथ्स के स्टूडेंट के लिए रिलेटिवली थोड़ा इजी क्वेश्चन था ये। अब पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। द अमाउंट ऑफ वाटर
it can raise in 1 minute to a height of 10 meter is, oh सॉरी, पहले से ही मैंने डी को मार्क किया हुआ है, लेकिन हम चले सॉल्व करते हैं कि क्यों डेल्टा करेक्ट है। 1 मिनट टाइम दिया गया है और 10 मीटर हाइट दी गई है। तो बेसिकली हमारे पास जो पावर होती है वो होती है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास पावर 20 वाट इक्वल होगी एम जी एस डिवाइड बाई टाइम के, और 2 किलो वाट अगर हम इसको अरेंज कर लें तो हमारे पास जी भी हमें पता है, एच भी हमें पता है। जी हमने देखो यहाँ पे 10 यूज़ किया जो कि ईजी है, इजी टू कैलकुलेट है। खैर इसको हमने, हमारे पास मैथ जो है वो अननोन है, तो हम इस क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास मैथ आ जाएगा 1200 kg। अब आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक कन्वर्जन के, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, और उस डेंसिटी को यूज़ करते हुए आप 1 लीटर जो है, 1 लीटर बेसिकली होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो खैर 1 लीटर का जो वेट होता है वो 1 kg के इक्वल होता है वाटर के केस में। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम्स की फॉर्म में दिया, यहाँ पे हमारे पास केजी की फॉर्म में है, तो 1200 kg का वॉल्यूम 1200 लीटर होगा। तो डेल्टा हेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट्स की कन्वर्जन, बेसिकली आपको यूनिट्स की कन्वर्जन आनी चाहिए और आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लीटर क्या होता है? लीटर होता है सेंटीमीटर क्यूब। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। एट व्हाट एंगल रेशियो ऑफ वर्क मैक्सिमम एंड वर्क बिकम्स √2:1। अब वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 1 न्यूटन की और ये इसी डायरेक्शन में 1 मीटर मूव कर रही है, तो इस वक्त डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारे पास मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया, इस वर्क को मैं मैक्सिमम वर्क जो कहूँगा जो कि 1 जूल जूल होगा। अब मैं इस फोर्स को एक स्पेसिफिक एंगल तक ले गया, इसी 1 न्यूटन को, तो उससे जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम वर्क नहीं होगा, वो उसको हम सिंपल डब्ल्यू कहेंगे। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये एंगल क्या हो कि वर्क्स की रेशो ये बने कि मैक्सिमम वर्क अगर 1 है तो ये इस रेशो के हिसाब से हो। तो उसको हम देख लेंगे वो हम कैसे करेंगे। हमारे पास अगर हम इस इंफॉर्मेशन को इक्वेशन की फॉर्म में करें तो वर्क मैक्सिमम डिवाइड बाय वर्क इक्वल है √2/1। अब वर्क मैक्सिमम हमारे पास सिंपली कॉज, जो एंगल होता है वो ज़ीरो होता है वर्क मैक्सिमम में, तो सिंपली एफ डी होगा। जबकि वर्क जो सिंपल है उसके केस में कुछ ना कुछ एंगल होगा, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं होगा, तो हम उसको कॉज ऑफ थीटा रहने देंगे। तो एफ डी ऊपर नीचे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा, इसको ऊपर ले गए और इसको भी फ्लिप कर दिया तो 1/√2। अब वन कोस की किस वैल्यू पे 1/√2 होता है? अच्छा, आपको, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा एंट्री टेस्ट में, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोस की वैल्यू 30 पे क्या होती है, कोस की वैल्यू 45 पे क्या होती है, कोस की वैल्यू 60 पे क्या होती है, कोस की वैल्यू, यानी कि 30-30 के इंटरवल्स के साथ आपको कोस और साइन दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए। 30-30, यस 30-30, और 45 पे भी आपको पता होनी चाहिए। तो कोस बेसिकली 45 पे 1/√2 हमें वैल्यू देता है, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी? चार्ली। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, तो मैं मुख्तलिफ केसेस इस क्वेश्चन के आपके सामने रखूँगा कि इस क्वेश्चन को किस किस तरह से दिया जा सकता है। वह कहता है इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, वर्क डन सेड टू बी नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, नन ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, अगर इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी जाती तो हम थोड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। खैर इस इन्फॉर्मेशन के साथ भी ज़ीरो तो वर्क होगा नहीं, ज़ीरो वर्क 90 पे होता है या 270 पे होता है, तो यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो खैर नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। अगर नन ऑफ दीज की बजाय हमारे पास ऑप्शन होता ऑल ऑफ दी अबव,
तो 90 से बड़े ऐसे एंगल है जहाँ पे नेगेटिव भी होती है वैल्यू, जहाँ पे पॉजिटिव भी होती है और जीरो भी होती है। 270 एक ऐसा एंगल है 90 से बड़ा जहाँ पे वर्क की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो खैर इस केस में तो हमारे पास नेगेटिव था। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू ऑल ऑफ अबव भी होती, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 270 से छोटा है थीटा और 90 से बड़ा है, तो इन सारी ऑप्शंस के बावजूद ऑल ऑफ दीज नहीं था होना, फिर अल्फा ही इसका ऑप्शन होना था। अब ऐसा क्यों है? ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे एंगल 0, 90, 180, 270 और 0 और 360 इक्वल ही होते हैं डिग्रीज में अगर आप देखो तो कॉज ऑफ थीटा बेसिकली वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो, वो हमें कॉज ऑफ थीटा बता रहा होता है। तो कॉज ऑफ थीटा बेसिकली हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट होता है ऑन दी एक्स। तो एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और इस पॉइंट पे जीरो है। तो यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे कॉज पॉजिटिव होगा और यहाँ पे और यहाँ पे कॉज नेगेटिव होगा, और एट 90 और 270 कॉज जीरो होगा कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास वो 90, इस क्वेश्चन में अगर देखो 90 से बड़े की बात कर रहा है तो पॉजिटिव भी है, यहाँ पे 270, यहाँ पे जीरो भी है और फिर आगे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों है। तो अगर इसलिए मैं कह रहा था कि अगर ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन में होता तो वो करेक्ट बेस्ट ऑप्शन होना था, लेकिन वो नहीं है। तो इस केस में हमारे पास पीछे सिर्फ नेगेटिव ही रहता है। या फिर अगर हमें वो बाउंड कर देता कि 90 से बड़ा और 270 से छोटा, फिर तो अगर ऑल ऑफ अबव भी होता तब भी नेगेटिव ही इसका करेक्ट ऑप्शन था। If the unit of the force and length each increased by 4 times, then the unit of energy is increased by, तो एनर्जी यानी कि वर्क हमारे पास होता है एफ इंटू डी। तो अगर फोर्स भी 4 टाइम बढ़ जाए और डिस्प्लेसमेंट भी, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 16 टाइम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद what is the velocity of the bob of a simple harmonic pendulum at its mean position? अब मीन पोजीशन क्या होती है हार्मोनिक मोशन में? फिर एक और एग्जांपल आ गई कि वो आपसे एक चैप्टर में बाउंड रहते हुए क्वेश्चन भी पूछेगा, बल्कि मुख्तलिफ चैप्टर्स पे जंप भी कर सकता है। तो अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं भी आता फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको बेसिक सेंस होनी चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। अच्छा, इफ़ इट इज़ एबल टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि मैक्सिमम पोजीशन जो उसकी होगी वहाँ पे वो 10 सेंटीमीटर की हाइट तक होगा। वैल्यू ऑफ जी हमारे पास 9.8 है यहाँ पे। तो अगर हम सिंपल पेंडुलम को ड्रॉ करें तो ये होती है हमारे पास, यूं स्विंग करेगा। ये होती है मीन पोजीशन, ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे अपनी। और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होती है। तो जो पेंडुलम है वो एक दफ़ा ऊपर जाके रुकता है थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। और इसी तरह मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि वो अपनी मिनिमम हाइट पे है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, लेकिन अपनी मैक्सिमम स्पीड पे, तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो खैर वो हमसे पूछ रहा है कि अगर वो 10 सेंटीमीटर की हाइट तक जाता है तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी हम बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारे पास हाइट 10 सेंटीमीटर की है, एम जी एच हम सिंपली लगाएंगे और एम जी एच इक्वल होगा 1/2 mv²। अब इसी क्वेश्चन में मैसेज दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा जी एच इज इक्वल्स टू 1/2v²। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा 2gh। इसमें वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो हमारे पास v की सिंपल वैल्यू आ जाएगी √2। अब यहाँ पे एक और चीज़, उसने हमें ऑप्शन में दी हुई है जी की वैल्यू 9.8, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखो तो वो ज़्यादा क्लोज नहीं है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर आप देखो ये से डबल है, ये इसका 50% मोर है और ये इसका
30% मोर है, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो अगर हम 10 भी लें, अगर हम 10 लें तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 10 और 0.1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने अंडर रूट 2 लिखा है। और अंडर रूट 2 जो होता है वो इक्वल होता है 1.4 के। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। Which of the following is not a unit of energy? तो एनर्जी बेसिकली हमारे पास वर्क को हम एनर्जी कहते हैं। तो वॉट वाट जो है वो हमारे पास पावर का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट नहीं है। और हॉर्स पावर वो भी हमारे पास पावर का यूनिट है। तो ऑप्शन यहाँ पे है डेल्टा। लेकिन एक और चीज़ अगर आप देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपको वॉट में कंफ्यूज है, तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। अगर तो वॉट होता फॉर एग्जांपल एनर्जी का यूनिट, तो किलो वॉट क्यों नहीं था ना? अगर इनमें से एक ऑप्शन भी करेक्ट होता तो दूसरा भी करेक्ट होता। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे होना चाहिए बोथ ऑफ दीज ऑप्शन, या इस तरह का कुछ, इस तरह का हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हमें साफ पता चल गया कि ये दोनों यहाँ पे नहीं होंगे। इस तरह की कुछ एलिमिनेशंस होती हैं जो कि आपको अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ना भी आता तो आपको हेल्प आउट करती हैं। तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रही है। आपको वॉट में कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे वॉट और किलो वॉट है। तो या तो ये दोनों ठीक होने थे या तो ये दोनों गलत होने थे। तो अगर तो ये दोनों ठीक होते तो ये नीचे एक ऑप्शन होना चाहिए था बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये दोनों गलत हैं। हॉर्स पावर, थोड़ा नॉलेज बेस है, आपको पता होना चाहिए कि हॉर्स पावर एनर्जी का यूनिट नहीं, पावर का यूनिट है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा। फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड टू अ लॉन रोवर when the force acts make an angle of 60 with the horizontal, moving the roller through an horizontal distance of 10 मीटर। सो बेसिकली हमारे पास सिनेरियो क्या है, ये हमारे पास ग्राउंड है और ये हमारे पास जो है रोलर है, लॉन रोलर। और ये इस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन की एट 60 डिग्रीज एंगल। ठीक हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास इस डायरेक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट और इसके दरमियान एंगल क्या है, सबसे पहला सवाल। तो हमारे पास जो एंगल है वो या तो हमारे पास हो, अच्छा अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, स्टूडेंट एक गलती कर सकता है। एक तो एंगल हमारे पास 60 है, वो एक कंफ्यूजन कर सकता है, वो इस एंगल को ले ले 120। तो इस एंगल को हमने 120 नहीं लेना। उसकी वजह क्या है, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट हमें चाहिए। ठीक हो गया। और ये वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जिस डायरेक्शन, अगर तो हम 120 लेते हैं तो कॉज हमारे पास नेगेटिव आता, तो नेगेटिव नहीं है, कॉज हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए 60 का एंगल यूज़ करेंगे ना कि 120 का। तो अगर हम 60 का एंगल यूज़ करें, एफ इंटू एफ इंटू कॉज ऑफ 60 हमारे पास क्या होता है 1/2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, एक तो 100 आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। और कॉज ऑफ 60 हमारे पास 1/2 होता है, तो 100 का हाफ 50 जॉल हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में दी गई है, और बेसिकली इस क्वेश्चन में वो हमारी डॉट प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाह रहा है कि हमारा डॉट डॉट प्रोडक्ट पे कितना एक अबूर हासिल है। हमें हमें फोर्स दे रहा है 5i6j -4 के, और हमें एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे रहा है 6i और 5 के, और हमसे वर्क पूछ रहा है। तो अगर आप एक्स वाई प्लेन देखो तो आई जे के कुछ इस फॉर्मेट में होती हैं। अब बेसिकली हमने इस डिस्प्लेसमेंट को सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है डॉट प्रोडक्ट की सूरत में, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब इसको अगर मैं
आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आई को मैं के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकता। क्यों? क्योंकि आई और के में 90 का एंगल है और cos ऑफ 90 जीरो होता है। ऐसे ही मैं आई को जे के साथ भी नहीं कर सकता। तो आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे कंपोनेंट को जे के साथ और के कंपोनेंट को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास cos ऑफ थीटा होता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 को 6 के साथ तो हमारे पास 30 आएगा। 6 जे को हम जे के साथ ही मल्टीप्लाई, जे यहाँ पे है नहीं कंपोनेंट, तो 6 को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, लेकिन -4 है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारे पास आंसर आएगा -20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 यूनिट्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। A force of this Newton force produce a velocity of this. Find the value of power at that time. So हमारे पास पावर बेसिकली क्या होती है, वर्क बाय टाइम, ऐसे ही है। और वर्क हमारे पास क्या होता है, वर्क हमारे पास होता है F इंटू डी। तो F इंटू डी हमारे पास वर्क होता है। अगर हम इस पोर्शन को देखें तो D बाय टी क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हमारे पास वेलोसिटी होती है। तो F इंटू वी हमारे पास पावर होगी। F हमारे पास गिवन है, V हमारे पास गिवन है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी। अब इसी तरह जिस तरह हमने पिछले केस में डॉट प्रोडक्ट, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, आई कंपोनेंट है 120 आएगा। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो -60 आएगा। और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो -15 आएगा। इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास एक स्केलर आंसर आ जाएगा जो कि होगा 45 वॉट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब एक पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही हो और अगर मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो तो हमारे पास वर्क जो है पॉजिटिव आता है। अगर तो फोर्स ऑपोजिट लग रही हो मूवमेंट के तो हमारे पास वर्क नेगेटिव आता है। और अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रही हो मूवमेंट के तो उस फोर्स से किसी भी किस्म का वर्क नहीं हो रहा, तो वो जीरो हो जाता है। तो इस केस में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होती है, मूवमेंट भी डाउनवर्ड है, तो पॉजिटिव वर्क आएगा हमारे पास। A motorcycle traveling at 25 miles per hour develop 3 kilowatt power. What is the resistance experienced by the motorcycle? ठीक हो गया। अब एक तो ये चीज़ कि ये जो वेलोसिटी है ये हमारे पास कांस्टेंट है। वो कह रहे हैं कि वो इस स्पीड पे जब चल रहा है, उसने इस चीज़ का बात नहीं की कि स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसने कहा कि ये स्पीड है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड है और इस पे उसकी पावर लग रही है 3 किलोवाट। तो जितनी पावर उसकी लग रही है उतनी ही पावर से वो रेजिस्ट भी हो रहा होगा, ऐसे ही है। तो हमने उस पावर को बेसिकली जो रेजिस्ट कर रहा है उसको हमने कन्वर्ट करना है फोर्स में। तो बेसिकली फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगी, वो एयर रेजिस्टेंस की फॉर्म में हो सकती है, वो मैकेनिकल फ्रिक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल भी हो सकती है, उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो पावर जैसे कि हमें पता है कि पावर होती है एफ डॉट वी, पिछले एमसीक्यू में हमने देखा। तो अगर मैं पावर को डिवाइड कर दूं वी से तो मेरे पास वो फोर्स दे देगा। तो पावर हमारे पास 3000 है, डिवाइडेड बाई 25 तो 120 न्यूटन हमारे पास आंसर। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर, आपकी बुक की टैगलाइन है वो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करता है। तो कंजर्वेटिव यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ जो फोर्सेस होती हैं पोटेंशियल एनर्जी उन्हीं पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। A ball of mass 100 gram is dropped from an height of 100 meter. Its velocity when its height from the ground is 20 meter. अब
सिंपल सी कहानी को उसने थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, इसलिए वो कह रहा है कि 100 मीटर की हाइट से आया, तो जब वो ग्राउंड से 20 मीटर दूर था तो तब उसकी जो है वेलोसिटी बताओ। तो अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास 100 मीटर है, तो कुछ हाइट थी 20 मीटर्स अबव द ग्राउंड, तो वहाँ पे हमने इसकी जो है वो बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। तो बेसिकली हमने करना ही है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी जितनी उसने लूज की उतनी ही उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, तो हमने इस पॉइंट पे बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो होगी mgh हमारे पास। m हमारे पास सिंपली 100 ग्राम है। g हमारे पास, खैर यहाँ पे अगर उसने हमें मैथ ना भी दिया होता तो भी हमारे लिए कोई मसला नहीं था। m दोनों साइडों पे कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। और हमारे पास v जो है वो बन जाएगी 2√2 GH। g की वैल्यू यहाँ पे हम 10 यूज़ करेंगे अपनी आसानी के लिए, तो हमारे पास कुछ ये बन जाएगी फॉर्म, और ये इक्वल होता है 1600 के, और इसका √40 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये आपकी मेंटल मैथ एबिलिटी है कि आप कितनी जल्दी इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 40 का स्क्वायर बेसिकली स्क्वायर मैं मेंटल में इस तरह लेता हूँ कि जो ज़ीरोज़ वाली नंबर्स होते हैं 40 के केस में बेसिकली, सॉरी 40 के केस में ये होगा कि अब 40 का स्क्वायर 1600 कैसे है, 4 का स्क्वायर 16 है, उसके साथ ज़ीरो है, तो जितने ज़ीरो का स्क्वायर लिया जा रहा है उसको उतनी दफ़ा लिख दो, 16 और आगे स्क्वायर है तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया, जल्दी में आप ही कर सकते हो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स विल हैव ज़ीरो वर्क ऑन द पार्टिकल इट एक्ट्स ऑन। पार्टिकल पे वर्क सिर्फ एक फोर्स का होता है, नहीं होता, हमने पहले भी डिस्कस किया, जो कि परपेंडिकुलर होती है। फ्रिक्शनल परपेंडिकुलर टू दी मोशन होगी? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर दी मोशन हो सकती है, अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो परपेंडिकुलर टू दी मोशन होंगी, तो इसलिए जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते, हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। इलास्टिक फोर्सेस मिक्स है, इसको हम नहीं कह सकते। सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल हमारे पास फोर्स होती है वो बेसिकली परपेंडिकुलर टू दी मोशन होती है, तो परपेंडिकुलर फोर्स से कोई वर्क नहीं होता, तो यहाँ पे डेल्टा विल बी दी ऑप्शन जिससे कोई वर्क नहीं होगा। ये एक ऐसी फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। द एवरेज पावर एंड द इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल इफ वर्क डन एट। सो बेसिकली अगर हम पावर को लें इन टर्म्स ऑफ टाइम या वर्क डन को लें इन टर्म्स ऑफ टाइम, किसी भी ग्राफ को लें, तो अगर तो वो ग्राफ चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म रेट। किसी भी चीज़ का ग्राफ हो तो यूनिफॉर्म रेट एक वो रेट है कि हर इंस्टेंट पे जो पावर है, सॉरी वर्क डन है हमारे पास, वो इक्वल है एवरेज पावर के। तो यूनिफॉर्म रेट इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर वेरिएबल रेट होगा तो किसी इंस्टेंट पे जो एवरेज से ज़्यादा होगी किसी इंस्टेंट पे कम होगी, तो वेरिएबल इसलिए नहीं है। एट एनी रेट नहीं, ऐसा नहीं है। एट हाई रेट नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू, तो अगर हम वर्क टाइम ग्राफ देखें तो बेसिकली एक हमारे पास ये है कि शुरू में वर्क ज़ीरो था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वर्क बढ़ता जा रहा है। हम सिंपल वर्क टाइम ग्राफ को डिस्कस करें। एक और हमारे पास वर्क की फॉर्म है, वर्क कह लो या इसको एनर्जी कह लो, कि जिस तरह टाइम बढ़ता गया एनर्जी बढ़ती गई। अब यहाँ पे जो शुरू में एनर्जी थी वही एनर्जी रही, ठीक हो गया। तो अब इन दोनों केसेस में बेसिकली पावर
जो है वो किस में है, किस में पावर चेंज आया है। तो जितनी एनर्जी शुरू में थी उतनी ही रही, तो यहाँ पे मुझे कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पे मुझे चेंज नज़र आ रहा है। अब स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या होती है? बेसिकली स्लोप ऑफ अ ग्राफ ये होती है कि आप दो पॉइंट्स पे, ठीक है, एट एक्स एक्सिस आप दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हो और आप देखते हो कि वो उस ग्राफ को कहाँ पे कट कर रही हैं। तो अगर हम ब्लू वाले ग्राफ को देखें, तो ब्लू वाले ग्राफ पे एक यहाँ पे इसको एक कट कर रही है और एक यहाँ पे कट कर रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स कंपोनेंट ये है और वाई कंपोनेंट इस पॉइंट से यहाँ पे वाई की तरफ ले गए और यहाँ से यहाँ पे वाई की तरफ ले गए, तो हमारे पास वर्क चेंज इतना आया, इतने टाइम में इतना चेंज इन वर्क आ रहा है। और जो बेसिकली स्लोप होती है हमारे पास, पावर इक्वल हमारे पास स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ होती है, और स्लोप किसी भी ग्राफ की होती है राइज ओवर रन। तो ये हमारे पास राइज है और ये रन है, तो चेंज इन वर्क डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वर्क डिवाइड बाय चेंज इन टाइम हमारे पास पावर के इक्वल होती है। तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इक्वल है हमारे पास पावर के। When an arrow is released from its bow, its energy is transferred from heat to kinetic energy, नहीं। केमिकल टू इलास्टिक एनर्जी, नहीं। कोई किसी किस्म की केमिकल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, तो बेसिकली हाँ, स्प्रिंग्स के केस में और इलास्टिक स्ट्रिंग्स के केस में जब उनको स्ट्रेच किया जाता है और उनकी लेंथ में चेंज आता है, तो उनमें जो पोटेंशियल, उनमें बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी से स्टोर होती है। तो बो के केस में भी उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, जैसे हमने रिलीज किया तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, ऐसा नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी थी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा, पावर होता है। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी is v when it has lost all of its potential energy which is u, the mass of the body is। तो बेसिकली जब फ्री फॉल कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर हो रही है, तो उसने कह दिया कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो u थी। तो हम के ई को इक्वल रख सकते हैं u के, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी। हमने बेसिकली उसका मैस बताना है, हमें उसकी वेलोसिटी उसने इन टर्म्स ऑफ v बताई हुई है। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा 2u डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। In the presence of air friction, the relation of for free falling body under the gravitational acceleration g from an height h is। आमतौर पे हम आइडियल केसेस लेते हैं जिसमें हम फ्रिक्शनल लॉसेस को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हम फ्रिक्शनल लॉसेस को लें तो मामला क्या होगा? बेसिकली जो जब आप एक हाइट से ड्रॉप करते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी एक तो चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, दूसरी वो चेंज हो रही है फ्रिक्शनल वर्क में। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस फ्रिक्शनल वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी ये होगा हमारे पास, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर होगी प्लस फ्रिक्शनल वर्क। मोमेंट नीचे है, फोर्स ऊपर है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो कि फ्रिक्शनल वर्क को जाहिर कर रहा है? अगर तो ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये इटसेल्फ नेगेटिव है, ठीक है। जब आप इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लोगे तब नेगेटिव आएगा यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं नजर आ रहा तो उससे परेशान नहीं होना, इसका ऑप्शन बीटा करेक्ट है। ब्रेक। वर्क डन बाय अ फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द फोर्स विद, पहले मैंने आपको बताया कि फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लो या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लो, तो एक ही बात है। तो खैर यहाँ पे
अगर बच्चा देखे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होती है तो वो अल्फा को करेक्ट कर देगा, लेकिन उसने बाकी ऑप्शंस उसको पढ़ने चाहिए। वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाँ ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चार्ली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ए करेक्ट हो सकता था लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए होता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। Thank you so much for watching. Thumbs if you like it, sub if you loved it, and you can become a part of our private community at greatme.org. The link is down in the description.